particle 1 and 2 move with constant velocity v1 and v2 at initial moment their radius vector are equal to r1 and r2, how much this four vector to be interrelated for the particle to collide. ओके तो अपने पास क्या दे रखा है कि दो पॉइंट है, ठीक है, जो मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v1 एंड v2, ठीक है, और दोनों का रेडियस वेक्टर यानी कि अपने को पोजीशन वेक्टर दे रखा है। मान लो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है 0 0, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल दे रखा है। अब ये इस तरह से मूव कर रहा है जहाँ से मान लो कि ये आपका मूव कर रहा है v1 स्पीड से, ठीक है, ओके, और ये आपका मूव कर रहा है v2 से। तो अब ये कोलाइड होंगे, यानी इन दोनों की वेलोसिटी इस तरह से होगी कि ये कोलाइड होंगे, इस तरह से रखने की ये आगे जाके कोलाइड हो। तो अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करता हूँ तो ये आप यहाँ पे कोलाइड होंगे, ठीक है, ओके, मान लो यहाँ पे कोलाइड होते हैं। तो ये मान लो आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो मान लो सी पॉइंट पे कोलाइड हो रहे हैं। तो अपने को रिलेशन बताना है r1 r2 और ये v1 वेक्टर और एक v2 वेक्टर, इन चारों में रिलेशन बताना है अपने को, ठीक है। अब मेरे को पता है यहाँ पे कोलाइड हो रहा है, तो कोलाइड जहाँ पे हो रहा है सी पॉइंट पे, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है वो निकाल देते हैं। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आपका r3, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सोल्व करते हैं कि देखो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है v1, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर v1। तो यहाँ का अगर मैं डिस्टेंस वेक्टर देखता हूँ कि कितना डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ, कहाँ से, ये आपका a टू c में डिस्टेंस वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, d इज इक्वल टू v इंटू टी लिखते हैं ना अपन, d इज इक्वल टू v इंटू टी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा v1 इंटू टी आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे v2 इंटू टी आ जाएगा। दोनों में टाइम मैंने सेम क्यों रखा है, क्योंकि कोलाइड होंगे तो एक ही टाइम पे कोलाइड होंगे, अलग अलग टाइम पे नहीं होगा, ये पहले यहाँ पहुंचेगा, ये बाद में यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, एक ही टाइम पे पहुंचेंगे तभी कोलाइड होगा, वरना आगे चला जाएगा दूसरा पार्टिकल, ठीक है, यानी समय दोनों का सेम होगा। तो ये यहाँ पे मान लो अपन r3 लिख, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, r1 डैश लिख देता हूँ, ठीक है, और ये मैं r2 डैश लिख देता हूँ। तो अपने पास r1 डैश v1 इंटू टी, r2 डैश v2 इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये अपना O लिख देते हैं। तो ट्राइंगल देखता हूँ मैं OAC, तो OAC ट्राइंगल देखो आप, और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि ट्राइंगल की दो साइड, रेगुलर साइड, दो साइड, ठीक है, इन सेम ऑर्डर, फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड सेम ऑर्डर, इन दोनों का समीशन किसके इक्वल होता है, थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये दोनों सेम साइड, सॉरी सेम ऑर्डर में, फर्स्ट और सेकंड इस तरफ गया, फिर ये इस तरफ गया, यानी दोनों का एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑर्डर सेम है, बट जो एडिशन होगा वो थर्ड साइड के अपोजिट ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर मैंने ये रखा, इसका ऑर्डर अगर ऐसा रखता तो सेम होता, ये ऐसा गया वापस ऐसा आता तो सेम ऑर्डर होता, ये एक ऑर्डर, ये दूसरा, ये ऑर्डर, और फिर इसका अपोजिट ये, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि r3 इज इक्वल टू क्या होगा, r1 प्लस r1 डैश, राइट, या फिर मैं बोल सकता हूँ r1 प्लस v1 इंटू टी, राइट, ओके। ऐसे ही अपन OBC में देखें तो भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो r3 इज इक्वल टू r2 प्लस r2 डैश लिख सकता है, ओके, या फिर मैं लिख सकता हूँ r2 प्लस v2 इंटू टी लिख सकता हूँ। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, यहाँ पे r3 दोनों में इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू टी इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इंटू टी, राइट। तो यहाँ पे मैं r1 माइनस r2 के ले लेता हूँ, तो r1 माइनस r2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ अपन टी कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या देगा v2 माइनस v1, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू टी, राइट। तो अपने पास समय आ जाएगा, समय कितना आया, ये आ गया अपने पास r1 माइनस r2 वेक्टर अपॉन v2 माइनस v1 वेक्टर, राइट, ओके। अब देखो ये समय मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं समय, क्योंकि समय में आपका जो टाइम है वो तो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड भी करूँ r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड या अपॉन v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड, तो भी चेंज नहीं है, दोनों सेम ही होगा ना। मैग्नीट्यूड करूँ या फिर मैं मैग्नीट्यूड लिखूँ या फिर बिना मैग्नीट्यूड का लिखूँ तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों कंपेयर करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ठीक है, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, r1 माइनस r2 अपॉन v2 माइनस v1 वेक्टर है, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, r1 माइनस r2 अपॉन v2 माइनस v1, ये मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पे अगर मैं r को साथ में लिखूँ तो r1 माइनस r2 वेक्टर अपॉन r1 माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड। ये आपका रिलेशन आ जाएगा चारों वेक्टर के अंदर।
या फिर आप ये भी बोल सकते हो, बट इसमें ये टाइम आ रहा है, इसलिए अपन ने टाइम को हटाने के लिए एक को बिना मैग्नीट्यूड कर लिया, एक को मैग्नीट्यूड कर दिया, तो भी सेम ही आएगा टाइम, क्योंकि टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।